तरीके से राहुल गांधी को लेकर तमाम लोग ये कहते हैं कि पप्पू है वो अध्यक्ष नहीं बन सकता, तो इसी तरीके की बातें की जा रही हैं उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के लिए, और कहा जाता है कि वो दूसरे पप्पू हैं। देखिए, बेबी पेंगुइन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने तो उनको नाम दिया नहीं, इस देश की जनता ने दिया। इस देश की जनता सोशल मीडिया पर इस तरह के नामों का प्रचार करती आ रही है। अब अगर उनको इस बात से दर्द हो रहा है तो होता रहे। और आपका जो इंटेलिजेंस है, आप उस इंटेलिजेंस को जनता देख के, परख के, रिव्यू करके उस पर जवाब देती है, रिस्पॉन्ड करती है। हर किसी को तो इस देश में पप्पू नहीं कहा गया ना, लेकिन कुछ लोगों की बातें ही ऐसी हैं तो उनको और क्या कहा जाएगा। जहां तक बात है कि आदित्य ठाकरे का एक अपने आप में इसमें कोई दो राय नहीं है, वो हमने देखा है सबके सामने, किस तरह की उनकी स्टेटमेंट्स रही हैं, किस तरह की उनकी चीजें रही हैं, किस तरह का इनका इंटरेक्शन रहा है, उनका अनुभव क्या है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। शुरुआत में उन्होंने आकर मतलब एक सिल्वर स्पून वाली बात है, वो भी कोई कांग्रेस से बहुत ज्यादा इतर नहीं रहे, सिल्वर स्पून के साथ आए, सीधा आकर मिनिस्टर बना दिया। कितनी उनको उस चीज की परख है, समझ है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में काम करने का कितना अनुभव है, आप कितना समझते हैं, आप मराठी मानुस के बारे में क्या जानते हैं, आप महाराष्ट्र के बारे में कितनी पकड़ रखते हैं, आपने इससे पहले कितनी बार विधायक बन के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का सर्व किया। काश आपने अगर एक बार विधायक बन के 5 साल किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की सेवा की होती तो आपको पता होता कि राजनीति क्या होती है, या फिर आपको यह पता होता कि किस तरह से पूरे प्रदेश में एक मंत्री पद चलाया जा सकता है। लेकिन यह तो ऐसा हो गया कि मैं पैदा हुआ और मंत्री बन गया क्योंकि पिताजी हमारे मुख्यमंत्री हैं, दादाजी ने तो जीते जी नहीं लिया। तो इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हाँ, अगर आपको इस देश की जनता बेबी पेंगुइन कह रही है, अगर आपको इस देश की जनता दूसरा पप्पू कह रही है, तो कहीं ना कहीं वहां पर उनके दिमाग में वो चीज़ आई है, उन्होंने वो देखा है। उन्होंने देखा है कि किस तरह से आपने पालघर के मुद्दे पर बिना बैकबोन वाले सवाल जवाब किए। उन्होंने देखा कि आपकी रीढ़ की हड्डी कहां चली गई थी जब सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर बात आई। काश आपने वहां पर एक क्रेडिबल लीडर की तरह खड़ा होकर बात किया होता, सुशांत सिंह राजपूत के फेवर में बात किया होता, पालघर लिंचिंग में बात की होती, लेकिन वो सब तो नहीं किया। तो अब आपको इंसान पप्पू ना कहे तो क्या कहेगा? यही कहेगा। जनता तय करती है और जनता को तय करने का पूरा अधिकार है। और जहां तक बात राहुल गांधी और इनकी है, मुझे लगता है वैसे भी शक्ल से काफी मिलते जुलते ही लगते हैं। आई थिंक सर, जिस तरीके से आज CWC की मीटिंग में कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी ये कहा कि कांग्रेस में अध्यक्ष किसी और को बनना चाहिए जो कांग्रेस की पार्टी से ना हो, कांग्रेस की जिस तरीके से इनमें परिवारवाद चलाता है उसमें से ना हो। तो यहाँ पे सवाल ये है कि गांधी परिवार किसी और को ये कुर्सी देगा? देखिए, गांधी परिवार ने परोक्ष अपरोक्ष रूप से जब से ये देश आजाद हुआ है वो कुर्सी किसी को दी नहीं है। एक बार वो कुर्सी छीनने की कोशिश की गई थी, छीनी गई थी, और उसके बाद सिचुएशन क्या है हमने देखी। 2-4 एग्जांपल्स मैं आपको इनकी हिटलर शाही के बताता हूं। ये जो पूरा जनरेशन है, जो ये नेहरू एंड फैमिली प्राइवेट लिमिटेड है, ये किस तरह के तानाशाह हैं और इनको अपनी पारिवारिक सत्ता कितनी प्यारी है और ये इसके आगे कभी नहीं देख सकते। एग्जाम्पल्स के साथ शुरुआत करता हूं। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इच्छा जताई थी, नेहरू की इच्छा के विरुद्ध, कि मैं सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह में जाऊंगा। वो जो जीर्णोद्धार हुआ था मंदिर का, नेहरू इसके अगेंस्ट थे। नेहरू जब इससे अगेंस्ट थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार समारोह में गए, उसके बाद से ही नेहरू ने उनकी काट करना शुरू कर दिया, उनको अलग करना शुरू कर दिया और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पिक्चर में लेकर आए। वो इस देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। इंदिरा गांधी जी के जमाने में एक गो हत्या से संबंधित एक कानून का एक आंदोलन चला था जिस पर लेकर बहुत सारे संत इकट्ठे हुए थे। उन पर गोलियां चलवा दी गई थी, उनको मौत के घाट उतार दिया गया था, 6 से ज्यादा संत मारे गए थे। उसके बाद इंदिरा गांधी की कैबिनेट में एक मंत्री हुआ करते थे, गुलजारी लाल नंदा। इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार से अलग चलने की वजह से उनको कैबिनेट से बाहर उठाकर फेंक दिया था। अब आते हैं आज की जो राजमाता है श्रीमती सोनिया गांधी। श्रीमती सोनिया गांधी की मैं आपको बताता हूं, जब नरसिम्हा राव इस देश के प्रधानमंत्री थे, उस दौरान नरसिम्हा राव जनरली क्या करते थे कि हफ्ते में 2 बार फोन श्रीमती सोनिया गांधी को करते थे और महीने में 1 बार खुद 10 जनपद जाकर उनसे मिलकर आते थे। बावजूद उसके बहुत सारी किताबें हैं जिनका मैं रेफरेंस देता हूं, उसमें क्या हुआ था कि जब भी नरसिम्हा राव उनको फोन करते थे, उसके बाद क्या होता था कि श्रीमती सोनिया गांधी कभी 5 मिनट वेट कराती थी, कभी 10 मिनट वेट कराती थी। तो इस देश के उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव कहते थे कि ये बिल्कुल सही नहीं है। उनको कभी बुरा नहीं लगा इस चीज का। उन्होंने अपने सलाहकारों से कहा कि इस तरह से जो ये होता है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, बट
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डज, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को फर्क पड़ता है। इतनी तानाशाही इनके खून में भरी हुई है, इतनी तानाशाही इस डीएनए में है कि शुरुआत से लेकर जो भी व्यक्ति इनसे अलग गया उसको इन्होंने या तो पार्टी से बाहर फेंक दिया, या उसको सीताराम केसरी की तरह बाथरूम में बंद कर दिया, या उसको उठाकर राष्ट्रपति बदल दिए, या फिर उसके बाद अगर हम बात करें आपने किसी को अपने रहमो करम से प्रधानमंत्री बनाया भी तो उससे समर्थन वापस ले लिया, वो चंद्रशेखर थे, या फिर नरसिम्हा राव जी जैसे व्यक्ति जो इतना बड़ा व्यक्तित्व था उनको 5-5, 10-10 मिनट इस देश के प्रधानमंत्री होने के बाद भी उनको फोन पे वेट करना पड़ता था राजमाता सोनिया गांधी का। और जब हम बात करें नरसिम्हा राव को तो उनको मरने के बाद उनका पार्थिव शरीर भी ऑफिस में नहीं घुसने दिया गया था। आप मानती हैं कि ये इतने बड़े हिटलर लोग अपनी पार्टी की कमांड किसी और को देने देंगे? ये कंप्लीटली एक स्टेज मैनेज्ड ड्रामा है। किसी तरह से प्रोजेक्ट करना है राहुल गांधी को। जो 23 नेताओं ने ये लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है कि इस पार्टी में पूरा आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, हर कोई बदला जाना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी वहीं रहने चाहिए। मतलब वो कह रहे हैं कि जो ये बुजुर्ग लीडर्स की जो एक कतार खड़ी हो गई है उसको साइड कर दिया जाए, नीचे की सारी चीजें बदल दी जाए, लेकिन राहुल गांधी वहीं रहने चाहिए। आप मुझे एक चीज बताइए, 2019 में भी यही ड्रामा हुआ था जब राहुल गांधी ने अपना पद छोड़ दिया था, उसके बाद माताजी आ गई। 1998 के बाद एक भी प्रेसिडेंट इनसे नहीं बदला गया परिवार के बाहर, और ये कहते हैं कि सत्ता छोड़ेंगे, ये कभी कुर्सी नहीं छोड़ सकते। अगर जो नेहरू एंड फैमिली प्राइवेट लिमिटेड है इसमें 4 लोग भी पार्टी में रह गए, राजमाता, उनके पुत्र, शहजादे और जीजाजी और दीदी, अगर ये 4 लोग भी इस पार्टी में रह गए, ये तब भी इस पार्टी के उपाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और वाड्रा जी कोषाध्यक्ष बने रहेंगे, क्योंकि वो तो पैसे में बहुत अच्छा काम करते हैं ना। तो इसके अलावा ये किसी को पार्टी में नहीं, क्योंकि इनको हमेशा से ये चीज रही है। इतिहास है कि नेहरू एंड फैमिली जो है कभी भी पार्टी हो चाहे सत्ता हो, अपने से ऊपर ना किसी को देख सकते हैं, ना वहां पर स्किल का कदर किया जाता है, ना वहां पर देश का फिक्र किया जाता है, ना वहां पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का फिक्र किया जाता है। वहां पर पूरी पार्टी मिलकर यह फिक्र करती है कि नेहरू एंड फैमिली प्राइवेट लिमिटेड के जो मेन बेनिफिशियरीज हैं उनको किस तरह से मेन पार्टी में रखा जाए, उनको कैसे एक फ्रंटलाइन लीडरशिप में बनाए रखें। और अगर वो ऐसा करना चाहेंगे भी और किसी तरह से, क्योंकि जनता ने पूरी तरह से उनको हर इलेक्शंस में नकार दिया है, तो ऐसा हो सकता है शायद कि वो किसी अपने बिल्कुल खास को कुर्सी दे दें। जैसे कि अहमद पटेल का नाम लगातार चल रहा है, हम जानते हैं अहमद पटेल इज अ रबर स्टैंप ऑफ सोनिया गांधी, एवरीबॉडी नोज दैट। उसमें नया क्या है? कोई इलेक्शन प्रोसीजर्स फॉलो हुआ, राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव करिए, किसी की हिम्मत नहीं है कि उस परिवार के सामने चुनाव करें। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी किसी को मनोनीत करें, मतलब कि परिवार किसी को मनोनीत करे, वैसा हो नहीं रहा। सर आपने हिम्मत की बात की, यहाँ पे तो आपने 23 लोगों को भी लेकर कहा, जिस तरीके से 23 लोगों की तरफ से चिट्ठी लिखी जाती है और कहा जाता है कि अध्यक्ष को बदलने की जरूरत है, तो आज राहुल गांधी ने यह भी कह दिया कि जो लोग चिट्ठी लिख के अध्यक्ष बदलने की बात कर रहे हैं वो बीजेपी से मिले हुए हैं। देखिए, राहुल गांधी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ना वो अपनों को साथ लेकर चल पाए, और ना जो विपक्षी पार्टियां हैं या फिर जो इस देश की सरकार है बुरे वक्त में वो उनके साथ चल पाए, ना उन्होंने अपनी पार्टी का भला किया। हाँ, बहरहाल हमारी पार्टी का उन्होंने बहुत भला किया, हम तो चाहते हैं वो आजीवन अध्यक्ष रहें। अपनी खुद ही एक तरह से वो जो है अपनी पार्टी को बर्बाद कर चुके हैं ऑलरेडी किसी हद तक। जहां तक बात उन्होंने कहा मिले हुए हैं ये लोग बीजेपी से, तो कपिल सिब्बल का उस पर पलटवार आया है कि मैंने पार्टी को इतनी जगहों पर जाकर मदद की, इतने कोर्ट केसेस में मदद की, और आज पार्टी मुझे इस तरह का इल्जाम लगा रही है। गुलाम नबी आज़ाद ने बोला कि अगर मुझे ये साबित कर दें तो मैं जो है इस्तीफा दे दूंगा। इतने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं, इनके साथ भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर राहुल गांधी चले गए तो नया लीडर आएगा, अगर नया लीडर आएगा तो ये जो बुजुर्ग लीडरशिप चारों तरफ जाल बुने हुए हैं इसको भी साफ करेगा। तो वो चाहते हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी बनी रहे, और उनके आसपास जो ये कभी पायलट को हटाकर गहलोत जी को बना देते हैं, कभी इधर सिंधिया जी को हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो अगर राहुल गांधी यहां से हट गए तो ये जितने भी बुजुर्ग लीडर्स हैं इनको भी तो जाना पड़ेगा ना। कोई अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता, हर कोई अपने लाभ से, अपने पर्सनल प्रॉफिट से, अपने पर्सनल इंसेंटिव से जुड़ा हुआ है। सबको चाहिए कि किसी भी तरह से शहजादे वहां बैठे रहे, उनको कैसे भी ड्राइव करते रहे, परिवार वहां पर रहे। और ये आप लिख लीजिए, अगर ये स्टेज मैनेज्ड ड्रामा में कोई नए किरदार की एंट्री होती है, चाहे वो अहमद पटेल चाहे वो कोई और, तो वो एक रबर स्टैंप की तरह काम करेंगे, जैसे कि हमेशा करते आए हैं। हमने देखा है इस देश के प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह जी को, हमने देखा है तमाम लोगों को, हमने देखा है नरसिम्हा राव को, हमने देखा है चंद्रशेखर को, हमने बहुत लोगों को देखा है। जब जब इस पार्टी के पास सत्ता होगी, उनका आने वाला जो
ऑब्जेक्टिव में जो सबसे ऊपर नंबर 1 लीडरशिप होगी वो गांधी परिवार के पास ही होगी और वही इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। सर यहाँ पे बात करते हैं कि सेना को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से तमाम बार क्वेश्चनिंग की जाती है, राहुल गांधी इसमें अव्वल नंबर पर आते हैं क्योंकि राहुल गांधी हर दिन सेना को लेकर नए नए बयान देते हैं। तो आज जैसे कि CDS जनरल बिपिन रावत ने यह कह दिया है कि चाइना अगर हमारी बातों से नहीं मानता है तो हम सैन्य शक्ति का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस देश के बहुत ही लर्नड ऑफिसर हैं, ये देश उन पर गर्व करता है, इस देश की सेना पर हम गर्व करते हैं, विपिन रावत सर पर हम गर्व करते हैं। और जहां तक बात इस CDS साहब की, अगर उन्होंने कोई बात कही है तो वो बहुत क्लियर कट कही है। मैसेज जहां जाना चाहिए पहुंच जाना चाहिए। एक मैसेज 10 जनपद जाएगा, एक मैसेज 24 अकबर जाएगा, एक चाइना जाएगा, एक PLA पर जाएगा, वो सब जगह पहुंच जाएगा। और अगर उधर नहीं जाएगा तो इधर से हमारे कांग्रेस वाले जो मित्र हैं, जैसे ये अपने पारिवारिक लड़ाई से बाहर निकलेंगे, ये चाइना पहुंचा देंगे। बहुत अच्छे से काम करते हैं कि चिट्ठियां पहुंचाने का। दूसरी बात, जहां तक बात है CDS साहब की, उन्होंने एक क्लियर कट इसलिए कहा है कि अभी हम बातों में हैं, वी आर इन अ डिस्कशन विद चाइना। तो अगर किसी भी वजह से चाइना को ये लगता है कि हिंदुस्तान या हिंदुस्तान की सरकार आज कमजोर है या फिर फौज को बैक नहीं करेगी, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। और CDS का ये बयान बिल्कुल स्ट्रेट साबित करता है कि जिस तरह से इस देश के प्रधानमंत्री ने बॉर्डर पर जाकर सारी तमाम चीजें कही, जिस तरह से इस देश के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, CDS भी वही चीज को दोहरा रहे हैं। मतलब कहने का यह है कि या तो आप डिप्लोमेटिक लेवल पर बात कर चीजों को सॉल्व कीजिए, नहीं तो विल हिट यू वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। आपको जहां सबसे ज्यादा दर्द होगा हम वहीं पर मारेंगे, और हमने ये किया भी है। चाहे वो आपके जितना भी बिजनेस व्यापार संबंध है, जितना भी हम ज्यादा से ज्यादा कर सकते थे उसको बैन करने की बात हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक कंसेंसस क्रिएट करने की बात हो कि सारी दुनिया चाइना के खिलाफ खड़ी है, तो ये सारी चीजें अब चाइना को दिख रही हैं बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन बावजूद इसके अगर वो इस तरह की एक्सटेंशनिस्ट नीति में चलता रहा और इस देश की सरकार या फिर सेना के ऊपर कोई भी बात इस तरह से करता रहा, तो ये सेना पीछे नहीं हटेगी। अगर वो युद्ध चाहते हैं या फिर सैन्य कार्रवाई चाहते हैं तो वही सही, इस देश की सेना के साथ इस देश की सरकार, इस देश की पूरी जनता खड़ी है, कुछ लोगों को छोड़कर। और वो तब तक खड़ी है जब तक हम सामने वाले के दांत खट्टे ना कर दें, सामने वाले को हरा ना दें, सामने वाले को उसकी औकात ना बता दें। इसलिए इस देश के CDS ने जो कहा वो बिल्कुल सही है और हम इसका पूर्णतः समर्थन करते हैं। ऐसा होना ही चाहिए। जब मामला आपकी फौज का हो तो आपको डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद सर।